हॉरिजॉन्टल सरफेस और उस पर एक है ना एक छोटी सी टॉय समझ लो, और छोटे चाइल्ड लाइक ट्रॉली है, ये एक छोटी सी ट्रॉली है। ओके, बहुत छोटी भी नहीं है। और इस ट्रॉली को कोई चाइल्ड एक थ्रेड से पुल कर रहा है। फोर्स है लेट 80 नहीं, फोर्स है लेट 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स से कोई चाइल्ड इसको पुल कर रहा है। अब ट्रॉली है, व्हील है, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर ये ट्रॉली मोशन करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको डेटा क्या बताया, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ट्रॉली रखी हुई थी इस फ्लोर पर, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पर ट्रॉली रखी हुई। कल मैं कह रहा था हमने जो थियोरेटिकल फार्मूलाज पढ़े हैं उनके जब एप्लीकेशन आएंगे तब हमें थ्योरी और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। तो लेट एक ट्रॉली है, इसका मास बता देता हूँ कुछ 2 kg, एक 2 kg की ट्रॉली है, उसको 20 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शन ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, एफ का एरो सबको दिख रहा है, ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल। मान लेते हैं ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रहा है और वो है 60 डिग्री, तो थीटा है 60 डिग्री। और किसी टी टाइम पर, इसी डायग्राम में मैं एक और बात बता रहा हूँ, एट टाइम टी, एट टाइम t equal to 5 second, at time t equal to 5 second, what is horizontal velocity of the trolley? that trolley यहाँ पहुँच जाती है इसी टाइम t equal to 5 second पर, तो उस ट्रॉली की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी इस मोमेंट पर, t equal to 5 सेकेंड पर। जबकि वही चाइल्ड उसको लेकर एक तरह से समझ लो रनिंग कर रहा है, थ्रेड उस चाइल्ड के हाथ में है और उसको खींच रहा है, बिकॉज चाइल्ड की कुछ हाइट होगी इसलिए फोर्स की जो डायरेक्शन है ट्रॉली पर वो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, वो कुछ इंक्लाइन है एट 60 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो इस ट्रॉली की जो फाइनल वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में वो हमें पता करनी है। ट्रॉली का मास आपको बता दिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एक कांस्टेंट फोर्स है, मास भी अभी भी उतना ही है, फोर्स अभी भी उतना ही है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं है 60 डिग्री। बस t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 बताई गई है आपको, दिस इज गिवन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी। कोई पीछे हो गया है ना। तो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा डायग्राम से समराइज कर दिया आपके लिए। गाइस स्टार्ट करें। यस सर, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन डायग्राम के नीचे एक लैंग्वेज आप लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। अ फोर्स F starts acting on a trolley. A force F starts acting on a सर trolley. Yes, बोलिए। सर वो मैं अगर दूसरे डिवाइस से अभी कनेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या सर? कर लो फटाफट, ठीक है सर। मुझे दिख जाएगा, मैं एडमिट कर दूँ। फटाफट लिखें बाकी लोग। अ फोर्स F starts acting on a trolley at t equal to 0, at t equal to 0 as shown in figure, as shown in figure। सर एक बार ट्रॉली के बाद रिपीट करना। कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो। अ फोर्स F, कैपिटल F, starts acting on a trolley, on a trolley at t equal to 0 as shown in figure, as shown in figure। मतलब आप डायग्राम में ही देखें फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, थीटा 60 डिग्री है ये। ओके, एज शोन इन फिगर। आगे लिखिए, फाइंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, फाइंड
horizontal velocity of the trolley at t equal to 5 second, at t equal to 5 second, if its initial velocity is, if its initial velocity is है ना क्या 0, full stop, if its initial velocity is 0. स्टार्ट करें सॉल्यूशन. आपने डायग्राम बना लिया होगा और क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके ही आपको बताया है. हमें फाइनल वेलोसिटी को भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पता लगा. अब मे बी आप में से सभी को एक फॉर्मूला पता होगा 9th क्लास का, जो अभी नहीं लिखना है आपको. F इक्वल टू ma पता है किसी को? क्या सभी को पता होना चाहिए? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और इसी फॉर्मूले से हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे? A इक्वल टू F अपॉन m, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. तो न्यूटन का कोई एक इक्वेशन यूज लेकर हम फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पता लगाएंगे. बट फाइनल वेलोसिटी पता लगाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता लगाना पड़ेगा. तो 2 स्टेप हैं इस क्वेश्चन के. पहला स्टेप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता लगाएंगे, फिर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इजीली पता लगा देंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना v इक्वल टू u प्लस at. अगर vx है तो ux ax है ना. तो ux तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है. ठीक है, ओके. तो फोर्स जो आपको गिवन है, ये फोर्स ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है. अगर कोई भी वेक्टर ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो तो उसको रिजॉल्व किया जाता है, उसको कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है. तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Fx और इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा कुछ. वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट मैं यहाँ डायग्राम में दिखा रहा हूँ. ठीक है, अब ये सॉल्यूशन डायग्राम बन रहा है. अब Fx क्या होगा? तो Fx होगा F cos 60 डिग्री. कल आपने देखा था ना कि कोई वेक्टर है और वो वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है ना. तो वेक्टर A का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट Ax क्या होता है? A cos थीटा. और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट Ay होता है A sin थीटा. तो ये काम आ रहा है. तो यहाँ पर अब है ना, एक्चुअल में एक वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर. वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स होगा, वो होगा F sin 60 डिग्री, बट यूज नहीं आएगा क्योंकि हमें वर्टिकल वेलोसिटी पता नहीं लगानी है. और वैसे भी ये ट्रॉली वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं. क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपको पता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऊपर जाने नहीं देगा. ट्रॉली एक कंडीशन में ऊपर जा सकती है, जब फोर्स बहुत 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 ज्यादा हो. जब फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी ज्यादा हो जाएगा. तब ट्रॉली हो सकता है ना, ग्राउंड को लीव करके ऊपर जाने लग जाए. बट फोर्स बहुत ज्यादा नहीं है. अभी देखते हैं एक्सेलरेशन कितना आएगा. यस गाइस, तो ये आपने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया. अब थोड़ा फटाफट करते हैं, बताइए राहुल. यस गाइस, 10 आ रहा है सर. 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है. तो फाइनल वेलोसिटी 10 आ जाएगी, बिल्कुल सही है. तो देखिए मैंने Fx लिखा है. अब फॉर्मूला एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे. एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिख लें. एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन Ax इक्वल टू क्या होगा? Fx अपॉन मास. ट्रॉली का जो भी मास है वो देखेंगे. अब Ax इक्वल टू हमने क्या लिखा? F cos 60 डिग्री अपॉन m. देन Ax इक्वल टू क्या लिखा आपने? फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको दिया है कितना? 20. cos 60 की वैल्यू बताइए. 1/2. ठीक है, मैंने भी लिख दिया. cos 60 की वैल्यू आपने बताई हाफ, 1/2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे
तो ax कितना आ रहा है? तो ax आ रहा है 5। भाई कुछ गड़बड़ किया? जो 10 बता रहे थे ना आंसर, मैंने सर एफएक्स बताया था सर। fx। अच्छा ठीक है, मुझे लगा फाइनल आंसर बता रहे हैं और वो भी 10 नहीं आ रहा है। चलिए एक्सेलरेशन आ गया, पहला काम। ठीक है, पहला काम 2 स्टेप में सॉल्यूशन होगा, पहला काम हो गया, ax आ गया। अब बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता करनी है vx, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही पता किया। वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स का कंपोनेंट है Fy, वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा, बट वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ट्रॉली ग्राउंड को लीव नहीं करेगी, ग्राउंड पर ही चलती रहेगी। ओके, अब बताइए Vx इक्वल टू ux प्लस axt क्या है? ये इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लिख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये 9th क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं और हमने जस्ट इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने इनको डिटेल में पढ़ा था। Vx इक्वल टू ux प्लस axt। अब आपको सब कुछ गिवन है। क्या गिवन है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रॉली कुछ मोशन नहीं कर रही, u 0 था, तो u 0 था, इसका मतलब ux भी 0। a की वैल्यू 5, टाइम ऑल्सो 5, तो 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए क्लास में लिया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कल आपने 2 डायमेंशनल फोर्स का रिजोल्यूशन देखा था, तो आज हमने फोर्स को हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व किया, वर्टिकल रिजॉल्व किया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट काम में क्या आया? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। कौन सा फोर्स लिया? Fx, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्स ही लिया, क्योंकि ax पता करना था, और ax ही पता क्यों करना था? आगे जाके हमें vx फाइंड आउट करना। यस गाइस, 25 ट्रू। ठीक है, यस सर। 25। तो ये शुभम कौन है? वन मोर स्टूडेंट, हु इज शुभम? गलत एंटर हो गई। यस, शुभम कौन है भाई? कोई नहीं बोल रहे तो चला भी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो 12th क्लास के कोई थे, गलत एंट्री कर लिया। वो एक सिंपल क्वेश्चन हमने किया। चलिए अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं, है ना। कुछ लॉज हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के लिए, एक पैरेललोग्राम लॉ, और देन पॉलीगॉन लॉ। तो सबसे पहला आप लिखेंगे क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Triangle law of vector addition. Okay. समझना है और स्टेटमेंट लिखना है। डायग्राम बाद में बनाना है, पहले स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, समझाऊंगा। डायग्राम आपको लास्ट में बनाना है। तो क्या ट्रायंगल लॉ से हम दो वेक्टर्स का सम कैसे होता है ये समझते हैं। ट्रायंगल लॉ के लिए भी दो वेक्टर का, मैंने जैसे एक ए वेक्टर दिखाया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। गाइस हमने किया तो नहीं ना ये? नो सर।
अभी नहीं किया ना, ठीक है। एक और वेक्टर है, लेट दिस इज वन मोर वेक्टर, वेक्टर बी। आपको पहले भी बताया था, नहीं किया सर, वेक्टर की लेंथ नहीं किया। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और एरो वेक्टर की डायरेक्शन को। तो एक वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर अगर किसी एक सिस्टम पर एक्ट कर रहे हो तो उस सिस्टम पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राइंगल लॉ है हमारे पास। अब कैसे करते हैं, तो देखिए ट्राइंगल की 3 साइड्स में से, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, सब जानते हैं। तो अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन को, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एक ट्राइंगल की 2 साइड से रिप्रेजेंट कर दें, देखिए कैसे, जैसे दिस इज वेक्टर ए, अब एक ट्राइंगल बन जाएगा पूरा, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, वेक्टर ए की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, वेक्टर ए को मैंने बस यहाँ पर शिफ्ट किया है, बिल्कुल एज इट इज शिफ्ट किया है विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली बी को, बी की भी, बी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, बी वेक्टर को एज इट इज मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। बट रूल क्या है, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है। फर्स्ट वेक्टर मतलब एक ए वेक्टर, ये उसका हेड है, और बी वेक्टर का टेल एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो है वही यहाँ पर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, और डायरेक्शन भी चेंज। अभी ट्राइंगल की 2 साइड मैंने बना दी। अगर हम, है ना, ट्राइंगल को कंप्लीट करना चाहें तो हमें एक ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। नेमिंग करता हूं, लेट इनिशियल पॉइंट है P, देन Q, देन R। तो PQR एक ट्राइंगल है, और इस PQR ट्राइंगल की साइड PQ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। इस PQR ट्राइंगल की साइड QR वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रही है। तब इस PQR ट्राइंगल की साइड PR इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। लेट रिजल्टेंट वेक्टर को मैं C वेक्टर लिख देता हूँ। C वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसका, A का और B का। बात धीरे धीरे समझ में आएगी, जल्दीबाजी कर दी नहीं। अभी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर डायग्राम को एक बार और अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोग बनेंगे। स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कीजिए। गाइस रेडी? यस सर। ओके, तो Yes. लिखिए, सभी लिखिए। इट स्टेट्स दैट if magnitude and direction, it states that if magnitude and direction of two vectors PW, two vectors represented by हो गया यहां तक, रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक मिनट सामने देख भी लें, हम क्या कह रहे हैं, Direction of two vector. है ना, हम क्या कह रहे हैं। बात सर, It states that if magnitude and direction of two vectors represented by two sides of a triangle, in a order, order होता है ना, लाइक clockwise, anti clockwise। the triangle के बाद represented by two sides of a triangle, represented by two sides of a triangle
in a order, in a order। भाई हो गया क्या यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. इन ऑर्डर। तो डायग्राम में भी देख लो, P से Q तक वेक्टर A है, Q से R तक वेक्टर B है। दिस इज कॉल्ड इन अ ऑर्डर, इन ऑर्डर, ऑर्डर में, ठीक है। देन अब लिखिए, लास्ट करते हैं इसका, एंडिंग करते हैं। देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, direction of the resultant vector, then the magnitude and direction of the resultant vector is represented by, is represented by रिजल्टेंट की बात है। resultant, then the magnitude and direction of resultant vector is represented by, सर रिप्रेजेंटेड बाय के बाद by third side of the triangle, by third side of the triangle in, by third side of the triangle in opposite order, in opposite order। तो आधी बात पहले बताई, अब देन के बाद जो लिखा है उसको भी सामने देख ले, समझ ले। हमने लिखा था देन, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब ऑपोजिट ऑर्डर को ही डाइजेस्ट करना है आपको। P से Q तक वेक्टर A, ठीक है, Q से R तक वेक्टर B, ठीक है। तो ये तो है ऑर्डर में, P to Q, Q to R ऑर्डर में है। अब R to P हो जाता तो ऑर्डर कंप्लीट होता है ना, P to Q, Q to R, R to P, ये तो एक ऑर्डर होता। बट आप देख लो, जो थर्ड वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर C, वो कैसा है, ऑपोजिट ऑर्डर, P to R, है ना। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक लॉ है, लॉ क्या होते हैं, अगर कोई, है ना, अगर कोई स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो, तो वो स्टेटमेंट जो ऑलवेज ट्रू होते हैं वो क्या बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं लॉज, जो ऑलवेज ट्रू हो। तो ऐसा ऑलवेज होता है, ठीक है। हाँ, अब आपको स्टेटमेंट को तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है और ये डायग्राम बनाना है, वेक्टर ए वेक्टर बी। आपको कोशिश यही करनी है विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर भी वेक्टर ए की लेंथ उतनी ही लेनी है यहाँ जितनी, यहाँ पर भी वेक्टर बी की लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी यहाँ पर। कोशिश करनी है डायरेक्शन भी वही हो जाए तो बताना गाइस। डन सर। यस सर। वेरी गुड, क्योंकि हमें आज लॉज और लॉज ही पढ़ने हैं। अभी तो फर्स्ट हुआ है, दो और है। तो फिजिक्स लॉज पर ही सब कुछ, पूरी फिजिक्स लॉज पर ही डिपेंडेंट होती है। हो जाए तो बता देना। Yes, sir. Completed. तो डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना लिया। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, ए वेक्टर प्लस बी। उल्टा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू सी, एक ही बात है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये सब कुछ वेक्टर फॉर्म में है, एरो लगा हुआ है ऊपर, सब कुछ वेक्टर हैं। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, अब मैं आपको एक्स्ट्रा बात बताता हूँ किस पर डिपेंड करता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ तक आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना था। अब देखिए, जैसे वेक्टर ए थोड़ा बड़ा होता, देखें ध्यान से, दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए, और वेक्टर बी थोड़ा छोटा होता,
और बेस्ट होगा मैं फोर्स ही मान लूं कि ए वेक्टर क्या है, फोर्स F1, बी वेक्टर क्या है, फोर्स F2। आपको बात जल्दी समझ में आएगी। तो कोई बॉडी है और उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और दूसरा F2। F1 ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, F1 ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, बताइए। इसकी लेंथ लेंथ ज्यादा है सर। सीधी सी बात, इसकी लेंथ ज्यादा है, वेक्टर की लेंथ तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और F2 का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या मान रहे हैं, एक ही बॉडी पर ये वर्क कर रहा है, F1 और F2 दोनों एक ही बॉडी पर वर्क कर रहा है। तो इस बॉडी पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके लिए हम ट्राइंगल लॉ अगर यूज लें तो दिस इज F1 वेक्टर, दिस इज दैट F2 वेक्टर, है ना, F2 वेक्टर और ये F1 वेक्टर। तो अब जो ट्राइंगल बनाना है हमें, उस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए आपको थर्ड साइड कुछ इस तरह से लेनी पड़ेगी, इस तरह से लेनी पड़ेगी। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, वहां से ज्यादा है, तो हम कहते हैं ये ए वेक्टर है, ये तो मैंने एग्जांपल से बताया था। अब सिंबल पर आ जाएं, और ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। तो किसी बॉडी पर फोर्स की जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो ज्यादा हॉरिजॉन्टल की तरफ हो जाएगी। तब जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा तो रिजल्टेंट किसके ज्यादा क्लोज आ जाएगा, उस फोर्स के क्लोज आ जाएगा, उस वेक्टर के क्लोज आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल की तरफ झुक जाता है। हाँ, अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, इसी में देख लें, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट है वो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थोड़ा सा अपवर्ड हो जाएगा, उठ जाएगा। कैसे, तो वो देखिए ट्राइंगल लॉ, ए वेक्टर को विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। अब बी वेक्टर को, तो इसके टेल को इसके हेड से मिलाते हैं और डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना है, लेट दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ दिखा दिए। अब ट्राइंगल को कंप्लीट करना है तो आपको पता है हम इस तरह से एक लाइन बनाएंगे, दिस इज सी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं सी वेक्टर का ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर ए वेक्टर और छोटा हो जाए और बी वेक्टर और बड़ा हो जाए तो रिजल्टेंट किसकी तरफ शिफ्ट होता है, जो वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड का है उसकी तरफ शिफ्ट होता रहता है, उसकी तरफ घूमता रहता है, इस तरह से। तो अगर बी को और ए को छोटा कर दे, बी को बड़ा कर दे, इस तरह से। अगर कोई दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, बताइए दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इनकी लेंथ इक्वल है, तो बताइए इनका रिजल्टेंट कहां से पास होगा, मिड से, मिड में, मिड से, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। आप खुद सोच सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर लेट वेक्टर ए, बस ये लास्ट एग्जांपल, फिर हम नेक्स्ट लॉ पर आएंगे। और दिस इज बी वेक्टर, बी वेक्टर, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये होगा रिजल्टेंट। अब आप कहेंगे मिड से कैसे पास हो रहा है, तो वो भी सुनिए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, है ना, और ये हो गया सी वेक्टर। अगर सी वेक्टर के यहाँ पर आप एंगल देखें और यहाँ पर आप एंगल देखें, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल एग्जैक्टली थीटा बाई 2 हो जाता है। अब कैसे होगा वो आप सोचिए, है ना, जबकि दिस इज ये दोनों सेम लेंथ के हैं, ये दोनों सेम साइड है, तो आप प्रूव कर सकते हैं अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये जो एंगल होता है इसका हाफ हो जाता है ये एंगल। भाई कोई बताओ, सही बोल रहा हूँ क्या? ट्राइंगल है ना, कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं क्या? अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल लेंथ की है, पी क्यू आर, यस बोल रहे हैं, दो साइड PQR। इक्वल अब होती इसमें है पी तो क्यू क्यू आर सेम लेंथ की है तो ऑपोजिट एंगल सेम हो जाते हैं ना। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, और उल्टा कहें, अब एक्सटीरियर एंगल अगर थीटा है तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे, थीटा बाई 2 थीटा। तो अगर दो वेक्टर इक्वल लेंथ के हो
तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से पास होता है कितना एंगल बनाकर, बी वेक्टर जितना एंगल बना रहा है उसका हाफ एंगल। अब अगर ए और ज्यादा हो जाए तो थीटा बाई 2 से एंगल इंक्रीज होता है। अगर एक बी की वैल्यू बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा हो तो ये एंगल थीटा बाई 2 से ज्यादा होने लग जाएगा, और अगर बी का मैग्नीट्यूड ए से कम हो तो ये एंगल थीटा बाई 2 से कम होने लग जाता है, और अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो तो ये एंगल कितना होता है, थीटा बाई 2। और थीटा किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। तो ट्रायंगल लॉ को अब आप शायद थोड़ा डाइजेस्ट कर पाएंगे। क्या है स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट if magnitude and directions of two vectors represented by two sides of a triangle in a order, पहले आधा ही लर्न करना, then से पहले आधा लर्न कर लेना। अब क्या कह रहे हैं हम, then the magnitude and direction of resultant vector is represented by third side of the triangle in opposite order, that's it। ये लर्न करना है आपको अच्छे से। चलिए ट्रायंगल लॉ की बात हो गई। नेक्स्ट लिखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ऑडियो वीडियो सभी के ठीक है आज? एक बार ये भी बता दो। यस सर। यस सर। सही चल रहा है, किसी एक की गड़बड़ चल रही दिखती है इस बार। ओके खैर, तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको काफी कुछ पता होगा। क्या अपोजिट साइड पैरेलल होती है, लेंथ में सेम होती है। पैरेललोग्राम एक तरह से क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती है और म्यूचुअली पैरेलल। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ को यूज लेकर भी हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर पता लगा सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर पता लगा सकते हैं मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो डायग्राम से पहले बात को समझें, और बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है। ट्रायंगल लॉ समझ लिया तो आपको बात और ऑर्डिनरी लगेगी आगे। लेट एक वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, पहले की तरह। अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर हम पता लगाएंगे किसी दूसरे लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से। ट्रायंगल लॉ से तो पता लगाया था अभी। तो एडजेसेंट साइड्स आपको पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की क्या होती है, एडजेसेंट साइड, कंटिन्यू साइड। तो वेक्टर ए की लेंथ को विदाउट चेंज किए मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, दिस इज वेक्टर ए, इसको मैंने शिफ्ट किया इधर। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को विदाउट चेंज किए हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, है ना। तो बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर देते हैं, या थोड़ा चेंज करते हैं। ये तो ट्रायंगल लॉ हो जाता है अभी। चलिए तो ब्रेक लगाते हैं, ये काम नहीं करना जो अभी कह रहा, अदरवाइज हम ट्रायंगल लॉ पर पहुंच जाएंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर्स कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो ए वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से। सेम पॉइंट से बी वेक्टर को स्टार्ट करना है, बट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ शिफ्ट करना है। दिस इज बी वेक्टर। तो मैंने कोशिश की बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो ट्रायंगल लॉ में तो हम बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करते, पैरेललोग्राम लॉ में यहाँ शिफ्ट किया, दैट्स इट। अब पैरेललोग्राम की दो साइड बनना बाकी है, ठीक है। तो ए वेक्टर के पैरेलल साइड बना रहा हूं, ऊपर डॉटेड बना दी, इसको कट करूंगा अभी। बी वेक्टर के पैरेलल साइड बनानी है यहाँ पर, बी वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल साइड। तो अब ये पैरेललोग्राम जैसी एक, है ना, पैरेललोग्राम जैसा एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, कुछ नेमिंग कर देते हैं। लेट पी क्यू आर एस। लेट पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है कौन,
PQ PS, बताइए ठीक बात। एडजेसेंट साइड्स, आवाज नहीं आई भाई। Yes, sir. PS PQ एडजेसेंट साइड्स है, एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, P कॉमन पॉइंट है, उधर PQ उधर PS, तो दिस इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम जब स्टेटमेंट लिखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, तब एडजेसेंट साइड्स की बात होगी। और वेक्टर ए वेक्टर बी कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो पैरेललोग्राम का वो डायगोनल, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, बट पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, जहां से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, उस कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास होता है वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स। ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग डायगोनल पीआर डायगोनल। अब आप देखिए ट्रायंगल लॉ, इसमें मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको इसमें ट्रायंगल लॉ दिखाई दे रहा है क्या? नाम चेंज है। Yes, sir. यस सर दिखाई दे रहा है। अगर हम PS को इरेज कर दें और B वेक्टर को कहां पहुंचा दें, QR के वहां, QR के वहां, है ना। PS को इरेज कर दें और इधर से RS को भी इरेज कर दें जो डॉट है, और P वेक्टर को कहां पहुंचा दें, QR के वहां, तो ट्रायंगल लॉ बन जाएगा। हमें पता है जितनी लेंथ PS की है उतनी लेंथ QR की है, और PS QR पैरेलल भी है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं है इस तरह से। तो बस नाम चेंज है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। लिखिए स्टेटमेंट लिखिए, इट स्टेट्स दैट लैंग्वेज आपको ज्यादा चेंज नहीं करवाएंगे, स्टार्टिंग हमने जैसे ट्रायंगल लॉ की करी थी कुछ वैसे ही इसकी कर रहे हैं। इट स्टेट्स दैट इफ magnitude and direction of two vectors, if magnitude and direction of two vectors हो गया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. It states that if magnitude and direction of two vectors represented by adjacent sides of a parallelogram, represented by adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides of a parallelogram with same या कॉमन लिख सकते हैं, with same starting point, with same starting point, then, है ना। तो जब आपको ये लॉ लर्न करना हो, करने बैठे, तो देन से पहले वाला दिमाग में फिट कर लो। देन से पहले हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, अब देन के बाद फाइनली उसका इफेक्ट क्या होगा वो लिखने वाले। तो देन से पहले क्या क्या हमने बता दिया, इफ मतलब कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स, है ना। तो अब टू लिखने की जरूरत नहीं है, एडजेसेंट साइड दो ही होती है, रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ कॉल आ रहा है, one second, how it is possible? गाइस ऑडियो आ रहा है क्या अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कुछ मोमेंट के लिए अभी म्यूट हो गया था क्या, या No, sir. No, sir. कॉल आ रहा था तो No, मुझे sir. ऐसा लगा। ओके, तो एंड करते हैं इसको।
तो देन के आगे क्या लिखना है, तो देन से पहले हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट किया है ए और बी को विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट। वापस चलिए, अभी तो नहीं आ रहा, ठीक है। क्या करना है, देखिए देन the magnitude and direction of resultant vector, then magnitude and direction of resultant vector, then magnitude and direction of resultant vector is represented by रिजल्टिंग के बाद then magnitude and direction of resultant vector represented by, काफी बच्चों को पता है by के बाद में क्या लिखेंगे, PR क्या है, डायगोनल है ना, डायगोनल। डायगोनल एक्चुअल में किसी भी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, बट इसमें PR वो डायगोनल है जो किससे स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जहां से A वेक्टर और B वेक्टर दो स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वो कॉमन पॉइंट है P पॉइंट। ओके, आगे लिखिए, रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम which passes through, So please repeat करना। represented by Yes, sir. the diagonal of the parallelogram। हो गया यहाँ तक, diagonal of the parallelogram which passes through the common point, which passes through the common point, और ऐसे भी लिख सकते हैं which starts from the same point, same point common point एक ही बात है। ओके, फुल स्टॉप करें, which passes through the common point, फुल स्टॉप सर हो गया, कॉमन के बाद फुल स्टॉप, इन्वर्टेड Yes, कॉमा sir. क्लोज्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, ठीक है। तो बड़ा कम स्पीड से मैं करवा रहा हूँ क्योंकि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद भी हम क्वेश्चन बड़ा रैपिडली करते हैं, लॉज को अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। तो चलिए, आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम कंप्लीट करें और इसके नीचे वही लिखना है आपको, एक्चुअल में सी रिजल्टेंट वेक्टर है और किसका रिजल्टेंट है, इन दो वेक्टर का, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, सी। डन सर। देखिए डायग्राम और ये फॉर्मूला है ना, तो दो लॉ हमने पढ़ लिया, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम। इन दोनों में एक बात कॉमन है, ये लॉज एक बार में दो वेक्टर्स का सम कर पाते हैं, ए प्लस बी दो वेक्टर हैं। अब एक और लॉ है जिससे हम मोर देन 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स का सम एक बार में ही कर देते हैं, और उस लॉ का नाम है पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। तो जब ये डायग्राम वगैरह हो जाए तो थर्ड हेडिंग, थर्ड लॉ के बारे में आप लिख लें, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, जल्दी करें। हाँ भाई, स्टार्ट कर सकते हैं या रुके? Yes, sir. सर 2 मिनट। तो कहने को आपने कह दिया 2 मिनट, एक्चुअल में बहुत ज्यादा होते हैं, 120 सेकेंड्स। 20 सेकंड सर।
हाँ अभी ठीक है। मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए होता है ये, इतनी बात तो मैंने बता दी। अब मोर देन 2 में हम 3 या 4 ले सकते हैं, 3 4 5 कितने की, तो हम 4 वेक्टर्स यहाँ पर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जब तक वेक्टर को दिखाऊं डायग्राम में, यस सर कंटिन्यू। है ना, ये 4 वेक्टर्स हैं, नेमिंग कर देते हैं। लेट दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। 4 वेक्टर्स आर देयर। अब 4 वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है, 4 वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर पता लगाना है, कैसा होगा, कहाँ होगा, कितनी उसकी लेंथ होगी, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, तो ये हम ट्रायंगल लॉ से नहीं कर सकते और ये काम हम पैरेललोग्राम लॉ से भी नहीं कर सकते, पॉलीगॉन लॉ से कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ। तो अब कैसे, तो ए वेक्टर को आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल है और इसकी लेंथ हम देख पा रहे हैं। तो ए वेक्टर को अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पॉलीगॉन बनाऊंगा इन वेक्टर्स को यूज लेकर, दैट दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, अब सेकंड जो वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड से कनेक्ट करूंगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करूंगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करूंगा, तो शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पर बी वेक्टर, दैट दिस इज बी वेक्टर। अब प्रोसेस आगे, नेक्स्ट वेक्टर सी वेक्टर, सी वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से कनेक्ट करेंगे और क्या ध्यान में रखते हुए, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे हम सी वेक्टर की यहाँ पर इस तरह से। अब ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ उसको लैंग्वेज में भी लिखेंगे और कंपैरेटिवली इजी है ये पॉलीगॉन लॉ। ओके, लास्ट में डी वेक्टर, अब डी वेक्टर की टेल को प्रीवियस वेक्टर के हेड से ज्वाइंट कर देंगे और क्या ध्यान में रखते हुए, इसके मैग्नीट्यूड को और इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे इस तरह से, दैट दिस इज वेक्टर डी, डी वेक्टर। तो कर दिया ये काम हमने। अब ये एक ओपन पॉलीगॉन है, ट्रू, अभी क्लोज नहीं है ना ये, नो सर। 4 साइड्स हैं इसमें, इसलिए पॉलीगॉन बोल रहा हूँ, बट ओपन पॉलीगॉन है। अब इसकी जो क्लोजिंग साइड होती है, क्लोजिंग साइड किस ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में। इंपॉर्टेंट बात, वाई अपोजिट ऑर्डर, बिकॉज आप देखें वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, इनके एरोज आपको दिख रहे हैं ऑर्डर में। अगर मैं नेमिंग करूं कैसे, पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी ये एक ऑर्डर है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर ऑफ विच A B C D 4 वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है, किसके अकॉर्डिंग, पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग। अब लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट सुनो फिर लिखना। हम कहेंगे इट स्टेट्स दैट इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स, दो के लिए तो ट्रायंगल लॉ और दूसरे लॉज भी हैं, मोर देन 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इन अ ऑर्डर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी रिपीट वेक्टर, डी करना वेक्टर। यस गाइस, क्या कह रहे हो? सर, अरे रिपीट लिखना करना नहीं एक है, बार। अरे लिखना नहीं है ना, कुछ बता रहा हूं मैं। तो पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय sides of a polygon in a order, sides of a polygon in a order, then the closing side of the polygon in opposite order, closing side last वाली T से P तक, sorry P से P तक opposite order में किसको रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। अब लिखना स्टार्ट कीजिए आप, लैंग्वेज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग वाली सेम है, लिखिए इट स्टेट्स दैट, लॉ है ना इसलिए ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, इट स्टेट्स दैट इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, it states that if magnitude and direction of more than 2 vectors, of more than 2 vectors represented by vectors represented by
sides of a polygon in a order represented by sides of a polygon in a order. Sir, represented by के बाद By sides of a polygon in a order. Then, तो then मतलब आधा काम हो गया. अब then के बाद हम लिखते हैं रिजल्टेंट के बारे में. Then the closing side, closing मतलब इस पॉलीगॉन को पैक करने वाली, बंद करने वाली साइड. Then the closing side of the polygon, then the closing side of the polygon represents magnitude and direction of, represents magnitude and direction of resultant vector, resultant vector. एक बात छोड़ दी भाई, एक बात आपको फिट करनी पड़ेगी. आप में से कोई बताएगा कौन सा एक कॉन्सेप्ट हमने अभी छोड़ा हुआ है? ये बात नहीं लिखी आई थी. लिखा Yes, क्या sir. Opposite. है ना? इस आर के बारे में, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में भी तो अपोजिट लिखना है. तो मैं स्टेटमेंट पूरा बोल रहा हूँ, आप देख लेना अपोजिट ऑर्डर कहाँ फिट होता है. ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में किया इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोर देन two vectors represented by sides of a parallelogram in a order, then the closing side, then the closing side of the parallelogram in opposite order, in opposite order. सर फिर से रिपीट करना. Then the closing side लिखा हुआ ही है आपके पास. Then the closing side of यस सर. parallelogram. पैरेललोग्राम जो वर्ड है ना, पैरेललोग्राम जो वर्ड है ना, आएगा ना. पॉलीगॉन आएगा सर. हाँ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जो वर्ड है ना, बिल्कुल सही. पॉलीगॉन वर्ड के बाद में ऑपोजिट, इन ऑपोजिट ऑर्डर ऐड कर दो फिर इस तरह से, इन ऑपोजिट ऑर्डर. आगे सब कुछ लिखा हुआ है. रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, फुल स्टॉप. तो ये अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं तो बात कंप्लीट नहीं होती. ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ से हम मोर देन टू वेक्टर्स का सम कर सकते हैं. बोलिए सर. इन अपोजिट ऑर्डर के बाद क्या लिखना है सर? उसके बाद तो सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद तो सब लिखा हुआ है. तो मैं देन के बाद एक बार वापस बोल देता हूँ, मे भी सबने लिख लिया है. देन द क्लोजिंग साइड of the polygon in opposite order represents magnitude and direction of the resultant vector, या फिर resultant vector. ओके, तो बीच में फिट करना था, कहाँ करना था बता दिया. टाइम देखिए भाई, कुछ है टाइम हमारे पास या कंप्लीट हो गया? 7:04. तो एक बात बता देता हूँ. ठीक है, तो जो नोट्स बनाने का काम था वो तो यहीं तक था, यहीं तक था. ठीक है, और जिनके थोड़ा है ना नेटवर्क इशू आया तो वो मुझे बोल देना. वीडियो भी अवेलेबल होता है हमारे पास. देखिए, अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा पेपर भरने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो वेक्टर ए. और इस वेक्टर ए को अगर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, लाइक कोई कांस्टेंट है k इक्वल टू 3, k की वैल्यू है 3, तो एक नंबर है. तो अगर इस वेक्टर को किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या होगा. लेट दिस इज वेक्टर ए, दिस इज
3a, देख रहे हैं। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, समझ रहे हैं। तो हम बस ये बताना चाहता हूँ कि किसी वेक्टर को जब किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स हो जाता है, जिस मल्टीप्लायर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना टाइम्स हो जाता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो किसी सर वेक्टर को वेक्टर को स्केलर से करे तो वही किया है, ये 3 स्केलर ही है। जस्ट आपने हाफ सेकंड रुकते तो मैं यही बोल रहा था कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्या है, कोई नंबर है मतलब स्केलर है। जैसे एक अच्छा सा फॉर्मूला आप जानते हैं, F = ma, है ना, ये बेस्ट एग्जांपल हो गया। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, और m क्या होता है, मास क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये वेक्टर है, ये स्केलर है, और ये फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसका मतलब ये रॉन्ग नहीं है, सही है ये। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये स्केलर है। तो किसी वेक्टर को स्केलर से प्रोडक्ट कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ये भी बात सही है। अगर एक्सेलरेशन की और फोर्स की बात करें तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, या उल्टा हम कहें जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक है। बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन जब एप्लीकेशन आते हैं, इसके यूजेस आते हैं, क्वेश्चन बनकर आते हैं, तब अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो क्लिक करता नहीं है दिमाग में। तो किसी भी वेक्टर को आप किसी मल्टीप्लायर से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और क्या चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं। ओके, जैसे कोई वेक्टर है, लास्ट बात बता रहा हूँ, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होता है, उसके लिए हम ऐसा लिखते हैं, दैट्स माइनस। वेक्टर ए के ऑपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर है ये, और इस माइनस ए वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखा तो है मैंने, ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ देख लें आप, ये ए वेक्टर है, इसके ऊपर तो हम बोलते हैं ना नेगेटिव वेक्टर। याद है कुछ नेगेटिव वेक्टर बताया था एक बार। नेगेटिव Yes, वेक्टर क्या sir. होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ठीक है। ए वेक्टर के ऑपोजिट वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी छोटी बातें और काम आएगी। तो आज के लिए यहीं तक, है ना। कल मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक पे, और कल हम मैथमेटिकली डेरिवेशन करेंगे एक बड़ा। तो तब तक के लिए स्टॉप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.